हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत चित्र अनुसार प्रवेश करता है। क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जो है फील्ड के अंदर जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। क्या कहा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, उसकी दिशा क्या होगी। An electron enters a magnetic field at the right to it as shown in figure. What will be the direction of the force acting on it? तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी गई है, साथ ही साथ आपको ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है कि अगर आप अपने बाएं हाथ की यानी लेफ्ट हैंड की अंगूठा, ठीक है, आपकी जो तर्जनी उंगली है और मध्यमा है, इन तीनों को परपेंडिकुलर इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, अंगूठा बल की दिशा दर्शाता है, जो है आपकी जो मध्यम जो आपकी तर्जनी उंगली है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और जो आपकी मध्यमा है ये आपकी क्या दर्शाती है, करंट की दिशा। एफ, बी और आई यानी फोर्स यानी बल, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी आपकी करंट। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जब इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे थे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी परिपथ है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई परिपथ है, ठीक है, ये बल्ब है, अब क्या होता है, हमें क्या पता है, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि हमेशा जो धारा होती है यानी करंट होती है वो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन के जो प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यानी जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, गति करेंगे, उसके विपरीत दिशा में धारा जो है प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती। यही कारण है कि जो करंट की दिशा हम लेते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है और इसके विपरीत दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ये है, यानी धारा की दिशा कहाँ होगी, ऊपर की, धारा की दिशा ऊपर की होगी। अब ये FBI अगर आप इस अपने लेफ्ट हैंड थंब रूल में लगाएं तो ये आपका क्या दर्शा रहा है, फोर्स यानी बल, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। ठीक है, तो करंट ऊपर की ओर है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका जो फोर्स है, बल है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, यानी पेज के अंदर की ओर। यानी कि बल की बात करें तो बल किधर लगेगा, पेज की तरफ या अंदर की ओर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, the direction of the force acting on the electron is onto the page, यानी बल की दिशा पेज के भीतर या पेज की तरफ होगी। The direction of force is perpendicular to the direction of the magnetic field and the current as given by Fleming's left hand rule. हम ये जानते हैं कि जो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का, ये बाएं हाथ का जो नियम है, वाम हस्त नियम है, वह क्या कहता है, वह ये कहता है कि जो बल है, बल की जो दिशा होती है, बल की जो दिशा होती है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के कैसे होती है, लंबवत, यानी दोनों के परपेंडिकुलर होती है।
Here magnetic field is towards the right and direction of the current is upward. तो इस कारण क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका किधर की तरफ होगी, राइट यानी दाहिनी ओर, और करंट की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर, ठीक है, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होगी। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की दिशा पृष्ठ में होती है या पृष्ठ की ओर होती है। बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत है, जैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दिया गया है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दाहिनी ओर से और धारा की दिशा बाईं ओर से की ओर होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत ये होता, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आंसर है। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे और आपको जो भी आपने पढ़ा है उसे ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की दिशा दिखाती है कि इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, और आपको इसमें अपना लॉजिक लगाना है कि आपने पढ़ा है कि धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है, तो धारा ऊपर की ओर है। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो आपका इस तरफ होगा, ठीक है, और फोर्स आपका अंदर की ओर होगा यानी पेज के अंदर, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभव अंतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt? क्या कहा गया है, दो बिंदु है, उनके बीच का विभव अंतर 12 वोल्ट। अब क्या किया जाता है, एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर लेके जाया जाता है। अब यहाँ पे आपका विभव अंतर और आवेश का क्या दिया गया है, आपका चार्ज की आवेश जो है, चार्ज जो है उसका जो है मात्रा क्या है, उसकी जो है वैल्यू कितनी है, वो आपको क्या निकालना है, वर्क निकालना। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, आपका चार्ज, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस विभव अंतर। तो आप लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच का या 2 बिंदुओं के बीच में विभव अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी V कितना दिया गया है, 12 वोल्ट। V का मान यहाँ पे 12 वोल्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट है आवेश, आवेश का मान, ठीक है, यानी जो आपका चार्ज है इसे आप Q से डिनोट करते हैं। Q कितना है, 2 कूल। फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू क्यू वी। क्यू कितना है, 2, V कितना है 12 यानी 24 जूल। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 24 जूल का कार्य किया जाता है जब भी एक आवेश को जो है 12 वोल्ट विभव अंतर वाले 2 बिंदुओं के बीच जो है गति कराई जाती है या मूव कराया जाता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 12 वोल्ट विभव अंतर के 2 बिंदुओं के बीच
2 कूलम आवेश को ले जाने पर या ले जाने में 12 वोल्ट का कार्य किया जाता है। यहाँ पे आपका है 24 जूल, ठीक है, 24 जूल ले जाने में 24 जूल का कार्य किया जाए, तो आप लिखेंगे 24 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग a charge of 2 coulomb between 2 points of potential difference ट्वेल्व वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जो आपका अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है। यहाँ पे लघुपथन के समय धारा के मान में अचानक क्यों परिवर्तन होता है? What happens to the value of electric current at the time of short circuit? क्या कहा गया है कि जब भी लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो इस समय में करंट यानी धारा के मान में क्या बदलाव आते हैं? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि धारा के मान में क्या बदलाव आते हैं। अब जब भी हम शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट के समय, लघुपथन के समय क्या होता है, जो करंट होती है, जो धारा होती है सर्किट में, वो एकदम से बढ़ जाती है। इस कारण क्या होता है, जैसे ही धारा बढ़ती है तो जो आपकी वायर है, तार है, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही लघुपथन होता है तो चार्जेस का अमाउंट यानी आवेशों की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी करंट की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है। आंसर की बात करते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हैवीली, यानी जब शॉर्ट सर्किट होता है, जब लघुपथन होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सर्किट होता है, जो परिपथ होता है, उसमें धारा एकदम से बढ़ जाती है। बिकॉज at times of short circuit in the circuit decreases and current inversely proportional to the resistance, ठीक है। तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो सर्किट होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और आप ये जानते हैं करंट और रेजिस्टेंस का क्या है रिलेशन, कि जो करंट होती है, जो धारा होती है, और जो प्रतिरोध होता है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो धारा कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस अगर घटता है तो धारा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका घट जाता है, जिस कारण धारा आपकी बढ़ जाती है। हैंस करंट इंक्रीजेस हैवीली, इसलिए क्या होता है, धारा एकदम से बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में प्रतिरोध कम हो जाता है और करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए करंट में भारी वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहा जाता है? क्या कहा गया है कि आपके पास गोलीय दर्पण है, उसके जो परावर्तक तल है यानी उसकी सतह, जो परावर्तक सतह है यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके व्यास को यानी उसके डायमीटर को क्या कहा जाता है?
आपके ऑप्शन है ए फोकस दूरी, बी ध्रुव, सी वक्रता त्रिज्या या डी द्वार। क्या कहा गया है कि जो परावर्तक तल होता है उसका जो व्यास होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप पहले से नोट कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है और आपसे पूछा गया है कि परावर्तक तल के व्यास को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका परावर्तक तल है उसके व्यास को क्या कहा जाता है, द्वारक। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे, द्वारक। ठीक है, ठीक है, द्वारक है। फोकस दूरी के बारे में बात करें तो फोकस दूरी क्या होती है, जो आपकी गोलीय दर्पण है उसके पोल से फोकस की जो दूरी होती है वही फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव की बात करें तो ध्रुव क्या होता है, आपकी जो गोलीय दर्पण है उसका केंद्र, उसका सेंटर ही ध्रुव कहलाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बेसिकली पोल से, ध्रुव से जो आपका वक्रता केंद्र है उसकी दूरी होती है। ठीक है, तो यही आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आपका द्वारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है वस्तु का आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब कौन बना। यानी आपसे पूछा है कि निम्न में आपको तो कुछ दर्पण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा दर्पण है जो आभासी यानी और वर्चुअल और बराबर आकार यानी सेम साइज की इमेज बनाता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, बी है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, सी है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है कि वर्चुअल और सेम साइज की इमेज कौन बनाता है। तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात करें कॉनकेव मिरर की बात करें तो जब भी हम कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं तो हमने क्या देखा है कि ज्यादातर केसेस में इसमें रियल यानी वास्तविक वास्तविक तथा बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन में, जब आप वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखते हो, इसके बीच में रखते हो, पोल और फोकस के बीच में रखते हो तो क्या होता है, पी और एफ के बीच में रखते हो तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तो होता है लेकिन बड़ा होता है। आभासी होता है पर कैसा होता है, बड़ा। तभी इसका उपयोग हम मेकअप मिरर के तौर पर, शेविंग मिरर के तौर पर करते हैं। तो आपका यह ऑप्शन आंसर नहीं है। नेक्स्ट है बी। बी की अगर हम बात करें, बी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण की यानी कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में हर एक केस में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है यानी वर्चुअल होता है। यानी हर एक केस में आभासी यानी वर्चुअल इमेज बनती है। अब हम इसकी साइज की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है यानी डिमिनिश्ड। कैसा होता है, बेहद छोटा यानी डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यही कारण है कि इसका उपयोग हम रियर व्यू मिरर यानी पार्श्व दृश्य दर्पण के तौर पर करते हैं ताकि हमें पीछे का जो दृश्य है वो अच्छे से दिख जाए। तो इसलिए हम इसका उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के तौर पर करते हैं क्योंकि ये वर्चुअल, इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है जिस कारण हमें एक बड़े एरिया का व्यू आसानी से क्लियरली मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछा है वर्चुअल और मतलब सेम साइज का, तो यहाँ पे साइज तो सेम नहीं है, साइज छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण।
प्लेन मिरर। समतल दर्पण की बात करें, यानी हम प्लेन मिरर की बात करें, तो प्लेन मिरर एक ऐसा दर्पण होता है जो हर एक केस में सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा तथा आभासी। और कैसा बनाता है? वस्तु के आकार का, यानी बराबर आकार का, बराबर आकार का। ठीक है, तो बराबर आकार, आभासी और सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण ही वह दर्पण है जिसके द्वारा आभासी और बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। डी है आपका इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आपका, ये भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आंसर आ चुका है सी ऑप्शन। तो आपका आंसर है सी, यानी समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ये आपका आंसर है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, तथा फोकस दूरी का संबंध बताइए। यानी आपको बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है F इक्वल्स टू आर, यानी F बराबर आर के होता है। दूसरा है F बराबर आर बाय टू। ठीक है, जो आपका फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। सी है F जो है वो ट्वाइस आर है, यानी जो फोकस लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ जो है, ठीक है, वो दुगनी है वक्रता त्रिज्या की। और चौथा है F जो है वो 3 गुना है आर। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, या जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हम, आपने भी देखा है कि जब भी हम किसी गोलीय दर्पण में F और C यानी फोकस और वक्रता केंद्र बनाते हैं, तो हम हमेशा दोनों की दूरी पोल से बराबर रखते हैं। सॉरी, दोनों की दूरी क्या करते हैं, पोल से लेते हैं। और फोकस की दूरी अगर F है तो उसकी दुगना ही आपकी C की दूरी होती है P से। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका R है, यानी वक्रता केंद्र है, P और C के बीच की दूरी R कहलाती है। तो R क्या होती है आपकी, दुगनी होती है F की, या हम कह सकते हैं F जो है वो R बटा 2 होता है, यानी F जो है R का आधा होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं इनकी, तो इनमें से बी जो है वो आपका सही है आंसर, यानी आप लिखेंगे बी आंसर है R बाय 2। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, बी F इक्वल्स टू R बाय 2। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। यानी कोई आपके पास एक वस्तु है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और इस वस्तु का जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और जो कि कैसा होता है आपका आभासी यानी वर्चुअल। यानी जो आपकी इमेज बन रही है वो एनलार्ज्ड और वर्चुअल होती है। ठीक है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी दर्पण द्वारा इस तरीके का प्रतिबिंब बनता है जो कि आभासी भी हो और बड़ा भी। पहला है उत्तल दर्पण, ठीक है, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, डी है आपका अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इन 4 एक एक करके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के बारे में हमने क्या पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में क्या पढ़ा है, कि इसके द्वारा हर केस में जो प्रतिबिंब बनता है वो
यानी आभासी होता है। साथ ही साथ यहाँ छोटा प्रतिबिंब बनाता है, यानी जो भी वस्तु इसके सामने रखी जाएगी तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड होगा। वर्चुअल और कैसा होगा? डिमिनिश्ड, यानी छोटा। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, यानी जब भी वस्तु को फोकस तक रखा जाए, यानी इंफिनिटी से फोकस के बीच में जिस भी कंडीशन में वस्तु को रखा जाता है, हर एक कंडीशन में जो हमें प्रतिबिंब मिलता है वो आपका वास्तविक होता है और बड़ा होता है। ठीक है, वास्तविक और बड़ा। सिर्फ जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो उसी कंडीशन में आपको आभासी प्रतिबिंब मिलता है और बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपका अवतल दर्पण है इसके द्वारा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, लेकिन इसी के द्वारा आपका आभासी प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आप समतल दर्पण की बात करते हैं। समतल दर्पण, तो हमें ये पता है कि जो समतल दर्पण है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन साथ ही साथ वह प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर, यानी वस्तु के बराबर। जैसा वस्तु का आकार है, मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो आपके जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण पे तो वो 5 फुट 5 इंच का ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो समतल दर्पण होता है इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो उतने ही साइज का होता है। अगर वो 10 मीटर हाइट है उसकी, तो वो 10 मीटर हाइट का ही आपको वहां पे मिले। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हर केस में आभासी होता है और छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही केस में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बन रही है। किस केस में? आपके अवतल दर्पण के केस में। और इसमें भी आपकी अलग अलग कंडीशन है, सिर्फ पोल और फोकस वाली कंडीशन में ही इस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, यानी जब भी आप वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, नोट कर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पणों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले दर्पण सूत्र। यानी आपको बताना है कि जो आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इनमें कौन सा दर्पण सूत्र का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दूसरा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सी है f बराबर r/2। डी है m इक्वल्स टू v अपॉन u। तो यहाँ पे आपको गोलीय दर्पण का सूत्र बताना है। सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है वो आपका लेंस का सूत्र। किसका सूत्र है? लेंस का। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका लेंस फॉर्मूला है। सी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये आपका जो है दर्पण सूत्र नहीं है, यहाँ फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का एक रिलेशन। डी आपका आवर्धन को दर्शाता है कि आप लेंस में, ठीक है, आवर्धन कैसे निकाल, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात ए 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, यही आपका क्या कहलाता है? दर्पण सूत्र, यानी मिरर फॉर्मूला।
ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपके प्रीवियस ईयर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ हमने जो है आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। आपको इनको रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।